कुछ इसमें पहले शुरू में प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, हम उसको देखेंगे तब हम आएंगे रिपोर्ट पे। अच्छा ये बताओ, वो फैक्ट शुरू के कौन जारी करता है? एमपीआई वर्ल्ड बैंक जारी करता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन ये अकेले नहीं करता है। इसके आगे लिखो प्लस OPHI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो यूएनडीपी और OPHI मिलके जारी करते हैं। नोट हो गया? अगला फैक्ट ध्यान रहे, वर्ष 2010 से आज तक यानी प्रत्येक वर्ष जारी हुआ है। तो वर्ष 2010 से ये प्रत्येक वर्ष जारी होता रहा है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कितने आयाम और संकेतक हैं? ध्यान रहे 3 आयाम हैं और 10 संकेतक हैं। अब हमको वही चार्ट बनाना है, साथ साथ में आप भी नोट करते चलिएगा कि कौन कौन से 3 आयाम हैं, फिर हम देखेंगे कौन 10 संकेतक हैं। तो तीनों आयाम के नाम पहले लिख लीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये आपको कहीं सिलेबस में आया है? हाँ या ना में बोलो। आया है ना? थोड़ा तो बोलना चाहिए आपको कम से कम कि हाँ आया है, उसके बाद हम भी कुछ बताएंगे। कितने दिन पहले आया था? 3 महीने, 4 महीने, किसी किसी के 1 महीना, किसी के 6 महीना, इतना ही फाउंडेशन हुआ होगा ना? इतना ही मैक्सिमम, इससे ज्यादा है? बढ़िया, ठीक है। चलिए स्वास्थ्य में लिखिए, इसमें 2 संकेतक हैं, एक है पोषण और दूसरा क्या है? सन्नाटा इसे छा जाता है जैसे बाल मृत्यु। शिक्षा में लिखिए 2 यहां भी है पैरामीटर, एक स्कूलिंग के वर्ष, एक स्कूलिंग विद्यालय की उपस्थिति। ये सब ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है प्रीलिम्स में अक्सर। स्कूलिंग के वर्ष और विद्यालय उपस्थिति। इसमें कितने हैं? 6। पेयजल नहीं हुआ ना? भोजन पकाने के ईंधन, स्वच्छता, बिजली, संपत्ति, आवास, पेयजल लिख लीजिएगा। भारांश क्या क्या होगा? इसका कितना होगा? इसका, इसका और इन सब का 1/18 इन सब का, यानी जो तीनों हैं उनका बराबर हुआ कि नहीं? यानी अगर कोई बच्चा है
एक सामान्य प्रणाली है कि अब तक उसको कैसा हो जाना चाहिए था, कक्षा 8 पास, और तब तक वो क्या है, स्कूल नहीं जा रहा है, तब वो किस में आ जाएगा, बहुआयामी यानी एक्सट्रीम गरीबी वाले पैरामीटर में। अब देखिए ये तो है चारों डिफाइन, ठीक है ना, जिनको माना गया। इनमें अलग से कोई डिफाइन नहीं किया गया है, इनको सिर्फ एक पैरामीटर पे देखा जाता है, इन 6 संकेतकों को, कि इन 6 तक पहुंच है कि नहीं। तो यहां क्या ध्यान रखना है कि यहां नोट कर लेना, इन तक पहुंच है या नहीं ये तय किया देखा जाता है। अगर पहुंच है तो क्या माना जाएगा कि वो बहुआयामी गरीबी में नहीं आता है, और इनमें यहां तक अगर किसी की पहुंच नहीं है तो क्या माना जाएगा, बहुआयामी गरीबी में आता है। यानी अगर अब किसी का है, भोजन पकाने का ईंधन है, स्वच्छता है, बिजली है, संपत्ति है, आवास है, पेयजल है, तो इसकी पहुंच होनी चाहिए। हालांकि ये भी है, ध्यान रहे कि पैरामीटर देखिए हमारे यहाँ एक समस्या क्या देखी जाती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे इसका उदाहरण लीजिए, भोजन पकाने का ईंधन, पहुंच है, ऐसा नहीं है कि अब तो नहीं है ऐसा मामला, उज्ज्वला योजना के बाद तो पहुंच हो गई है, लेकिन क्या इस्तेमाल भी हो रहा है बहुत, ये नहीं। अगर आप अभी भी अपने गांव समाज में जाएंगे, 2 तरह के लोग हैं, एक तो है कि जिनका इनकम की प्रॉब्लम, कि वो जीवन निर्वाह वाला इनकम है उनका, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते लगातार इस तरह के स्वच्छ ईंधन का, गैस वगैरह का। और दूसरे तरीके के लोग हैं जिनके परिवारों में पुरुष प्रधानता अधिक है, महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित हैं, या उनके स्वास्थ्य, उनके अधिकार से संबंधित चीजें ध्यान में नहीं रखी जाती, क्योंकि वहां पैसा कमा कौन रहा है, पुरुष। पुरुष पैसा कमा रहा है, वही वो तय कर रहा है कि व्यय किस में होगा, और वो व्यय में गैस के उपयोग को अपव्यय मानने लगते हैं कई लोग, चूल्हे पे बना लो, क्यों, क्योंकि उनको नहीं बनाना पड़ रहा। और सामान्यतः एक जो फैक्ट कहता है कि अगर कोई 1 घंटे चूल्हे पे काम करता है इस तरह के भोजन बनाने में, तो उसको 4 सिगरेट बराबर पीने बराबर कार्बन, या उसको माना जाता है कि एक महिला अपने शरीर में उतना धुआं ले लेती है 1 घंटे के भोजन पकाने। तो अब आप 4 सिगरेट के नुकसान के बारे में सोचिए, और 1 घंटे चूल्हे पे भोजन बनाने के बारे में सोचिए, थोड़ा ये उपयोग कम हुआ है नहीं तो एक कॉमन समस्या इसकी वजह से आप देखोगे क्या होगा मालूम है, आप कभी भी गांव समुदाय में जाओ, एक खास उम्र के बाद की महिलाएं हमेशा आपको खांसते हुए मिलेंगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने जीवन भर चूल्हे पर खाना बनाया। तो ये उपलब्धता होने के बावजूद उपयोग कम है 2 घरों में, एक तो जहां आर्थिक वाला प्रॉब्लम है, दूसरा जहां महिलाओं के अधिकार और उनके स्वास्थ्य इन सब पे देखभाल का नहीं है, पुरुष फैसले ले रहा है। तो लेकिन ये यहाँ हम बहुआयामी गरीबी में सिर्फ ये देखा जाता है कि इसकी पहुंच है या नहीं है। तो आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि इन चारों में अगर प्रीलिम्स में पूरा पूछा जाए तो आपको एकदम एग्जैक्ट डिफाइन पता हो, डिफिनेशन पता हो, और यहाँ ये पता हो कि इनकी क्या होनी चाहिए, केवल पहुंच। अब इसमें अगली हेडिंग डालो, प्रमुख बिंदु रिपोर्ट के। तो उन्होंने जो पॉइंट्स कुछ फैक्ट बताए हैं, जिसमें पहला है एक निर्धन आबादी का, और निर्धन आबादी के इसमें मामले में उन्होंने जैसे कुल 109 देशों का अध्ययन करके, और इस 109 देशों में उन्होंने 6.3 बिलियन यानी कितना हुआ 630 करोड़ लोगों पर अध्ययन किया है। अब इसमें इन्होंने फैक्ट क्या बताया, किसमें से 6.3 बिलियन में से 1.1 बिलियन लोग, यानी करीब कितने 110 करोड़ लोग, बिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। यानी 630 करोड़ आबादी दुनिया की इन्होंने ली है। वैसे आबादी मानी जाती है लगभग कितनी है अभी 800 करोड़, 8 बिलियन मानी जाती है, जिसमें इनका अध्ययन कहां तक है 630। उनमें से करीब 110 करोड़ लोग 1.1 बिलियन पीपल किसमें आ रहे हैं, बहुआयामी गरीबी। और बहुआयामी गरीबी मतलब अभी आपने देखा है वो पैरामीटर एक्सट्रीम है कि बच्चा 8 साल तक, जब तक 8 पास कर ले तब तक स्कूल ना जाए, 18 साल में अगर कोई मर रहा है, यहाँ की उन 6 चीजों की बस खाली पहुंच हो, इस स्तर पर भी 110 करोड़ लोग नहीं है। अब इसमें भी एक फैक्ट है कि ये जो 110 करोड़ लोग हैं, इनमें भी लिखे, इनमें से 44% लोग, इनमें से 44% लोग ऐसे हैं जिन्हें
MPI यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, MPI के आधे से अधिक संकेतकों में, MPI के आधे से अधिक संकेतकों में गंभीर वंचना का सामना करना पड़ रहा है। यानी 110 करोड़ में भी 44 करीब करीब कितने हो जाएंगे, 44%, यानी हाँ 45-46 करोड़ ऐसे लोग हैं जो MPI के जितने संकेतक हैं उनमें से आधे से अधिक संकेतक पर उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है, गंभीर वंचना की। एक फैक्ट और लिखो, इनमें से 83.2% लोग, इनमें से 83.2% लोग उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र और दक्षिण एशिया क्षेत्र, विशेष योगदान हम लोगों का, दक्षिण एशिया क्षेत्र में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी बहुआयामी एक्सट्रीम पॉवर्टी किन दो रीजन में है, सब सहारा अफ्रीका वाला एरिया और हमारे आसपास का एरिया, हमारे सहित दक्षिण एशिया का, क्योंकि जनसंख्या का विस्फोट भी यही है भाई। हमको आप 150 करोड़ तो हम ही हैं। हाँ, सब अफ्रीका वाले एरिया में आबादी उतनी भले ना हो लेकिन वहां स्थितियां थोड़ी ज्यादा खराब है। तो ये दो क्षेत्र अकेले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी इन दो क्षेत्रों में अगर ठीक से गरीबी कम करने पर काम किया जाए तो दुनिया को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब भारत में बहुआयामी निर्धनता। कूलिंग तो कम ही है, ज्यादा हो गई है क्या? पहले एक फैक्ट लिखो फिर भारत वाला डिस्कस करेंगे। वर्ष 2005-6, वर्ष 2005-6 में भारत में MPI में कितने लोग आते थे? MPI में 55.1% लोग। तो 5-6 में अगर आप देखोगे तो आबादी का कितना हिस्सा MPI में आता था बहुआयामी गरीबी में? 55.1%, जो घटकर 2019 से 21 का डेटा जो 16.4% पर आया, 16.4% पर। तो अब आप बताओ ये उपलब्धि है कि नहीं है? मैं इसको दोहरे दृष्टिकोण के रूप में देखूंगा। इतना यूपीएससी के स्टूडेंट हो, सीधा नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं बस एकदम ठीक है, 16 आ गया एकदम ठीक है। ठीक है, आपको दोनों पक्ष ध्यान रखना है कि हाँ ये एक उपलब्धि है, लेकिन कुछ और बातें भी हैं। अब जरा सोच के देखो, हमारी आबादी 2005-6 और हमारी आबादी 2019-21, एक फर्क ये पड़ा कि 15 साल में नए प्रोडक्ट कितने जुड़े हैं भारत में, और उन सारे प्रोडक्ट्स जुड़ने के बाद फिर 16.4 हो रहा है। ठीक है, तो एक आबादी का अंतर, और ये छोटी मोटी आबादी नहीं है भारत की, इसलिए वो अंतर खास है, कई करोड़ लोग आ जाएंगे उसमें। तो आबादी भी बढ़ी है उस हिसाब से, फिर उसमें भी अभी 16.4। दूसरे, हम एक विकासशील देश हैं जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग हमारे ऊपर रहता है कि हम तेजी से विकसित हो रहे हैं, और उस विकास के बावजूद 150 करोड़ की जनसंख्या में 125 करोड़ तब रही होगी, मान लो 130 करोड़ की जनसंख्या में 16.4% लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त। बहुआयामी गरीबी का मतलब है कि आबादी का आप सोच के देखो करीब 18-20 करोड़ हिस्सा गंभीर वंचना का सामना कर रहा है। और ये 18-20 करोड़ जब आपके दिमाग में आए तब आप ले जाओ कि दुनिया में और कितने देश हैं जिनकी आबादी 18-20 करोड़ होगी, तब आप इसकी जो है विविधता को समझ पाएंगे। तो ये बात ठीक है कि हमने सरकारों द्वारा पिछले 8-10 साल में जो उपाय किए गए हैं, 20 साल में, उसका एक असर तो है कि प्रतिशत के रूप में हम घटे हैं और ये उपलब्धि अच्छी है। लेकिन अभी हमें दो चीजें और ध्यान रखनी चाहिए कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से, दूसरे हमारी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अभी भी ये मामला बहुत बड़ा है। और इसीलिए जब देखो, जब ये आया, अगर इस पैमाने को देखो 55.1,
और इसी साल के बाद आप देखोगे कई ऐसे उपाय अपनाने जाने शुरू हुए जिससे कि बहुआयामी गरीबी क्या हो, कम हो। आप इसी वर्ष के आसपास मनरेगा का देखना शुरू कर दोगे, इसी के आसपास शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान का देखना शुरू कर दोगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और ये सब चीजें पहुंचाने, इन सब की व्यवस्था, गैस, बाद में आप देखोगे उज्ज्वला योजना से लेकर बहुत सब चीजें। तो आप सरकार की ये जो योजनाएं हैं, चाहे वो पिछले सरकार की हो या इस सरकार की हो, वो कहीं ना कहीं इन संकेतकों से भी तय होती हैं कि जैसे संकेतक आते हैं उसमें देखा जाता है कि उन संकेतकों में जो पैरामीटर बनाया गया है उसमें वंचना का स्तर क्या है, और अगर वंचना का स्तर ये है तो उसके लिए स्पेसिफिक योजना चलाओ। जैसे पहले एमपीआई आया होगा तो भोजन पकाने के ईंधन में वंचना भारत की कैसी रही होगी, बहुत ज्यादा रही होगी। आज के 20 साल 15 साल पहले आप इमेजिन करके देखिए कि कितने परिवारों में भोजन गैस पे बनता था। तो सरकार क्या करेगी, स्पेशली उसी के लिए योजना लाएगी, घर घर गैस पहुंचाने। तो एक तरीके से ये संकेतक भी तय करते हैं कि कौन सी योजनाएं लागू की जाएंगी और कल्याणकारी उपाय किस दिशा में किए जाएंगे। तो ये फैक्ट है। अगला पॉइंट इसी में लिखना, भारत वाले में इस अवधि में 414 मिलियन लोग गरीबी से, लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 14 मिलियन, बिलियन नहीं, नहीं मामला आगे निकल जाएगा। मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। अब एक अगला पॉइंट लिखिए यहां, ये बस सिंपल बात है, स्वच्छ भोजन पकाने के ईंधन, ये तीसरा पॉइंट है, स्वच्छ भोजन पकाने के ईंधन की कमी, कॉमा खराब स्वच्छता सुविधाएं, खराब स्वच्छता सुविधाएं और अपर्याप्त आवास, सबसे अधिक मात्रा में वंचना के रूप में देखी जाती है, वंचना के रूप में पाई जाती है। अब ऐसे समझिए इसको कि जैसे, यानी क्या देखा गया कि जितनी तरह की वंचनाएं हैं उनमें इन तीन चीजों की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे अधिक वंचना कहाँ, इन तीनों। अब इन तीनों में मैंने आपको डिस्कस किया है कि अभी भी हमारे यहाँ खाना पकाने के ईंधन वाला मामला ठीक ठाक गड़बड़, पहुंच कई जगह है भी, कहीं पहुंच नहीं है, और अगर पहुंच है तो उपयोग का मामला नहीं है। और दूसरा स्वच्छता, ये एक तो बहुत बड़ी समस्या है। तो क्यों, क्योंकि हाइजीन से रिलेटेड चीजें हमें स्कूल लेवल पर या परवरिश के स्तर पर बच्चों को बताई ही नहीं जाती। अब जैसे समस्या क्या है कि जितनी चीजें हमको विजिबल दिखती हैं उस गंदगी को तो हम गंदगी मानते हैं, बाकी को तो हम मानने को भी तैयार नहीं। जैसा कि मैंने अभी पिछले वाले इन्फेक्शन वाले में कि पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है, लेकिन उससे मिलने आने जाने और ये सब जो लोग हैं वो मुक्त भाव से आ जा रहे हैं कि ये बीमार है, मैं थोड़े हूं, और आदमी छींक भी दे तो आप भी बीमार हो सकते हैं। तो हम प्रॉपर ध्यान नहीं रखते इसीलिए। लेकिन अब अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो देखो, एक तो पहली बात की बारात की विजिट नहीं होती है वहां तय होता है कि एक पेशेंट से इतने ही लोग मिल सकते हैं एक दिन में, और उनका एक केयर टेकर ही यहाँ दिन भर रह सकता है। कई हॉस्पिटल में तो वो भी नहीं रह सकता, केवल केयर टेकर भी, अगर वो आईसीयू वगैरह का मामला है तो एक बार विजिट की छूट मिलती है, और वो भी जैसे मैं अभी जल्दी गया था एक बड़े हॉस्पिटल में एक लोग को विजिट करने, उनसे ज्यादा तो मुझे पहना दिया। एक बार विजिट करनी थी, वो पूरा चेहरा ढका, कपड़े उन्होंने पूरे जो मैंने पहन के गए थे उससे ऊपर के कपड़े अलग से वो कवर्ड कपड़े दिए, शूज में पूरा वो पॉली बैग वो तरह का था वो लगाया गया, तब एंट्री मिली कि अंदर जाके देख सकते हैं। तो ये होती है हाइजीन का सिस्टम। तो एक तो स्वास्थ्य में, दूसरे हमारे लिविंग में, जैसे पुरुष महिला इन सब के मामले में भी आप देखो, बच्चे के समय से ही अगर एक छोटा बच्चा भी है तो उसके हाइजीन का कितना ध्यान रखा जा रहा है, इससे बहुत तुच्छ तय हो जाता है। खासकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ तो उसको किस चीज से उसकी मालिश हो रही है, क्या उसको शुरू में कहाँ उसको रखा जा रहा है, किन चीजों के वो हाथ से या किन चीजों को खा पी रहा है, इसकी कौन केयर करता है कौन नहीं करता है, इसी से बहुत सारी चीजें तय हो जाती हैं। उससे बड़े होने में जो स्वच्छता से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे वो लिविंग में आती हैं कि आप अपने शरीर का कितना रोज ध्यान रखते हैं,
शरीर की, और खासकर जैसे महिलाओं के मामले में उनको पहले से बच्चों को जागरूक नहीं किया जाता कि शरीर में आने वाले परिवर्तन, पीरियड्स और इन सब चीजों से रिलेटेड हाइजीन, नेपकिन, इन सब को लेकर अब तो थोड़ी जागरूकता आ गई। पहले तो इसके उपयोग को लेकर भी जागरूकता नहीं थी। इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत समस्या आती थी, इन्फेक्शन को लेकर महिलाओं में। तो हमारे यहाँ स्वच्छता का भी दूसरा बड़ा संकट है। और तीसरा कौन सा था? अपर्याप्त आवास। ये अभी भी आपको हमारे समाज में दिखेगा। जैसे आप जाओ अगर ऐसी चीजों में, गांव में देखोगे 100 में 5 आवास आपको बहुत लग्जरी क्लास का मिल जाएगा। इसके बाद जो आवास मिलेंगे वो काम चलाऊ ठीक ठाक मिलेंगे। नीचे के 30, 40, 50% में फिर आप क्या देखोगे कि वो कैसे भी जुगाड़ करके बनने वाला है। या तो उसमें सरकार ने कुछ पैसा दे दिया है, आवास बने हैं। अच्छा, वो जो आवास बनते हैं उसमें कई बार पैसे मिलके खा पी लिए जाते हैं, तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। और लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे कुछ ईंट जोड़ के आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, या कहीं बड़ी आबादी है जिसके पास अभी वो भी व्यवस्था नहीं। और हमारे यहाँ दिक्कत इससे और बढ़ती जा रही, किससे? परिवारों के बिखराव से। संयुक्त परिवार धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। तो पहले जिस परिवार में एक आवास की आवश्यकता थी, उसमें हो सकता है कुछ ही वर्ष बाद अब 4 आवास की आवश्यकता है। और 4 आवास में एक कोई सक्षम है, करा सकता है, 3 के पास नहीं सक्षम है। तो अपर्याप्त आवास, यही 3 वंचना इस समय अगर गरीबी के स्तर पर देखो तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी और जलवायु संबंधी खतरे। गरीबी और जलवायु संबंधी खतरे। एमपीआई के बोझ को और बढ़ा रहे हैं। इसी में एक पॉइंट लिखना, 80% से अधिक गरीब आबादी, से अधिक गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। और इस संदर्भ में दक्षिण एशिया सबसे ऊपर है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, लघु द्वीपीय देशों, जो स्मॉल आइलैंड हैं, लघु द्वीपीय देशों में निर्धनता की दर, ब्रैकेट में लिख लेना 23.5%। लघु द्वीपीय देशों में निर्धनता की दर, ब्रैकेट में कितना परसेंट लिखा? 23.5। विकासशील देशों के औसत, और ये विकासशील देशों का औसत क्या है? ब्रैकेट में लिखेगा ना 18.3%। विकासशील देशों के औसत से अधिक है। लास्ट पॉइंट, बेलीज, कोमोरोस, समोआ है, समोसा मत लिख लेना। बेलीज, कोमोरोस, समोआ जैसे देशों में समुद्री जल स्तर 2080 से 99, 2080 से 99 तक 70 सेंटीमीटर तक बढ़ने का अनुमान, 70 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान है, जिससे इनके अस्तित्व पर गंभीर संकट है। तो इतना बढ़ गया तो पानी के अंदर पहुंच जाएंगे लोग। ठीक है, और ये बड़ी अचरज की बात है, ये हो सकता है। अभी आप पानी के बाहर बहुत कुछ जो देख रहे हो वो कभी पानी के
और या जो आप अब नहीं देख रहे हो वो कभी पानी से बाहर था। क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम होती है, मानव जीवन बहुत छोटा होता है। अगर आप कॉस्मोस या पूरे इतिहास के संदर्भ में देखोगे तो फिर तो क्या है, चींटी जैसा मामला ही लगता है, बहुत कम उम्र लगती है। लेकिन पूरे विकास क्रम को देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जो आज आपको, जो पहले उनकी स्थिति थी वैसी आज नहीं। और तो हो सकता है कि 150 साल बाद उनकी स्थिति अब जैसी हो, जो आज कुछ द्वीपीय देश दिख रहे हैं कल को ना दिखे, धीरे धीरे 100-200 साल बाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।